नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने हमारा खास कार्यक्रम आर राजा गोपालन साहब के साथ डेली लीक्स देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं प्रधानमंत्री को लेकर। राजा गोपालन साहब ने क्या कहा था नरेंद्र मोदी को, और उस एबीसीडी का जिक्र इलाहाबाद में नरेंद्र मोदी ने कैसे किया था, और निर्मला सीतारमण क्यों पहुंच गई योगी के पास अयोध्या। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें उन्होंने की। जैसा कि आप जानते हैं कि वो राजनीति के अंदर की खबरें बताते जाते हैं। जेपी की बात की है, जेपी के जेलों की बात की है, लगातार उस पर बात होती रही है। क्या क्या हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण क्या कर रही हैं, क्या करने वाली हैं, इन सब बातों की चर्चा उस प्रोग्राम में हुई है। तो ज़रूर देखिए यदि आपने नहीं देखा है। डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन साहब। आपको जानकारी है कि वो 40 साल से ज़्यादा का उनको राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है। अब बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया है आज। नया मोड़ है। करीब 9 साल बाद, पूरे 9 साल बाद, करीब क्या 9 साल बाद, जो बीएसपी की लीडर हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी, उन्होंने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया है। मौका है काशीराम जी, जो बीएसपी के फाउंडर थे, उनकी पुण्यतिथि का। इससे पहले भी 9 अक्टूबर 2016 को उन्होंने काशीराम जी की पुण्यतिथि पर ही लखनऊ में विशाल रैली की थी। 1 लाख से ज़्यादा लोग उस समय जमा हुए थे। हालांकि उस समय उस रैली के बाद भगदड़ हो गई थी और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। आज बहुत लाखों लोग लखनऊ में मौजूद हैं, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश से वहाँ मौजूद हैं। और मायावती ने हुंकार भरी है कि अब सत्ता की चाबी हाथ में लेनी होगी। मायावती अकेली लड़ाई लड़ने वाले राजनेताओं में से हैं और ऐसी दलित नेता हैं जो सबसे टक्कर लेती हैं, सबसे लोहा लेती हैं, साफ बात करती हैं, करी करी बात करती हैं और कभी किसी बात पर चुप नहीं रहती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2022 में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली थी। हालांकि वोट उनका 12% था, 12% से ज़्यादा वोट उन्हें मिला था। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली और वोट परसेंटेज जो है, उनका शेयर जो है वो गिर गया, 9% के करीब करीब रह गया। 9% जो वोट है उन्हें उस चुनाव में मिला था, 9.2%, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। अब 2022 की विधानसभा, यानी जो मौजूदा विधानसभा है, उसमें बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट है और लोकसभा में कोई सीट नहीं है। उसके बाद भी मायावती ने आज हुंकार भरी है कि सत्ता की चाबी हाथ में लेनी होगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि ये लड़ाई हमें लड़नी होगी और इस लड़ाई से वो आगे बढ़ना चाहती हैं। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या वहाँ पर वो लड़ाई लड़ेंगी, क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगी, ऐसी संभावना तो अभी नहीं दिखाई देती। वैसे भी मायावती जी चुनाव पूर्व गठबंधन आमतौर पर नहीं करती हैं। हालांकि 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था लोकसभा चुनावों के लिए, और जो बुआ भतीजे की जोड़ी ने जब चुनाव लड़ा तो 10 सीटें मायावती जी को मिली और 5 सीटें अखिलेश यादव को मिली। और पिछली बार तो अखिलेश यादव ने अकेले ही पूरी लड़ाई लड़ ली और जीत ली सारी की सारी सीटें। मायावती जी को 1 भी सीट नहीं मिली। मायावती जी इस समय अकेले लड़ रही थी। तो अभी मायावती जी की चिंता ये हो रही है कि क्या ये दलित वोट जो खिसक रहा है उसे कैसे रोका जाए। आपको याद होगा कि 2007 में तो उन्होंने पूरे बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में। काशीराम जी ने उनको बहुत पहले पहचान लिया था, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, शिक्षक थी, दिल्ली में टीचर थी। और मायावती का एक कार्यक्रम मुझे याद आता है, दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसमें एक कार्यक्रम था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में उन्होंने, जब एक बड़े नेता ने कुछ बात की थी समाज के पिछड़े दलित हरिजन वर्ग की, तो उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया था कि ये सब लोग बकवास करते हैं, बेकार की बात करते हैं, और वो हरिजन, उनको समझ में भी नहीं आता कि हरिजन क्या होता है। और वहाँ से वो एक नेता के तौर पर उभरी। काशीराम ने मायावती को कहा कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो बताया जाता है मायावती ने कहा कि मेरी इच्छा है डीएम बनने की,
यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने की, यानी कलेक्टर बनने की, यानी आईएएस बनने की। तो काशीराम जी ने कहा, बताया उनसे कि तुम डीएम क्यों बनना चाहती हो, मैं तुम्हें सीएम बनाऊंगा जिसके चारों तरफ डीएम घूमेंगे। और मायावती उसके बाद बीएसपी में शामिल हुई। बीएसपी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। काशीराम जी ने बीएसपी का और जो उनका पॉलिटिकल फील्ड था वो पंजाब था मोटे तौर पर, फिर उत्तर प्रदेश में काम शुरू किया। तो आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो ताकत है वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत मायावती जी के नेतृत्व में है। तो मायावती जी ने ये लड़ाई लड़ी 1992 में। आपको याद होगा कि काशीराम जी अक्सर कहा करते थे कि उस समय जब सरकारों के गिरने का, अस्थिर सरकारों का दौर चल रहा था, सरकारें गिर रही थी केंद्र में भी राज्य में भी, तो काशीराम जी कहते थे कि ये हमारे लिए फायदे की बात है, जितनी जल्दी सरकारें गिरेगी उतनी जल्दी बीएसपी मजबूत होगी। 1992 में 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिर गई, तो उसके बाद जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें उन्होंने मुलायम सिंह के साथ हाथ मिलाया, काशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ, और एक नारा मिला, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से ने सरकार बनाई 93 में। और उसके बाद थोड़ा सा उठापटक हो गई, मायावती जी नाराज हो गई, तो फिर उन्होंने साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का। और 95 में जिस बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को काशीराम सबसे करप्ट पार्टी कहा करते थे, उनके साथ, उनके सहयोग से मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो यूं समझें तो किसी भी तरह से मायावती जी का हर पार्टी के साथ रहा, समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, हर एक के साथ उनका एक कॉम्बिनेशन बना, गठबंधन बना, और वो लगातार आगे बढ़ते गए। 90s के चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। काशीराम जी भी एक जमाने में राजीव गांधी के भी खिलाफ चुनाव लड़े थे अमेठी में, वो हार गए थे, लेकिन फिर वो होशियारपुर से भी चुनाव जीते, उसके बाद इटावा से भी चुनाव जीते। और मायावती जी ऐसी लीडर्स हैं जो लोकसभा में भी रहीं, राज्यसभा में भी रहीं और विधानसभा में भी रहीं। 4-4 बार मुख्यमंत्री वो रह ली हैं, बीजेपी के साथ भी रह ली, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट के साथ उन्होंने सरकार बनवा ली, और फिर अपने दम पर भी, गठबंधन के साथ अपने दम पर भी उन्होंने सरकार बनाई। 2007 में जब ब्राह्मणों का एक पूरा का पूरा चंक उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। उस समय सतीश मिश्रा हुआ करते थे, अब भी हैं बीएसपी के साथ, लेकिन उनके साथ मिलकर एक नया कनेक्शन दलित और ब्राह्मण का मिलकर बनाया। और उस समय, उससे पहले बीएसपी का एक नारा होता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, समझे। और फिर जब 2007 आया, ब्राह्मणों के साथ वो चली, तो उन्होंने कहा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी काम करती रही। 97 में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, आपको याद होगा। फिर कल्याण सिंह को 6 महीने का, दोनों के बीच में 6-6 महीने का वो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डील हुई थी। और उस डील के बाद मायावती जी ने 6 महीने मुख्यमंत्री रही और फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया एक तरह से, कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। वो सब बातें तो आपको जानकारी होगी कि लगातार वो करती रही हैं। लेकिन 2012 के बाद, 2007 से 2012 पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी रही। उन्हें कानून व्यवस्था के लिए मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उस दौरान उन्होंने कुछ विकास का काम भी किया। और जितने मेमोरियल्स आज आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं काशीराम जी के, दलित संतों के, दलित नेताओं के, और उसमें खुद मायावती जी की वो पर्स के साथ, हाथ में पर्स ली हुई वाली मूर्तियां भी आपको उत्तर प्रदेश में दिखेंगी। नोएडा का डेवलपमेंट में मायावती ने बड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद 2012 से उनका जो जनाधार था वो लगातार कम होने लगा। 2014 के चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में वोट जरूर उनका ठीक ठाक रहा। 2017 में विधानसभा के चुनावों में उन्हें सिर्फ 19 सीटें मिली, जबकि 2007 में उनके पास 206 सीट थी। 2002 में 98 सीटें थी, 23% वोट था। 2007 में 206 सीटें थी 403 में से। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, 5 साल पूरे मुख्यमंत्री वो रही थी। 2012 में वो सीटें घटकर रह गई उनकी 206 से 80 सीटों पर आ गई। 2017 में वो सीटें हो गई 19 और
2017 में हो गई उनके पास 19 सीटें और 2022 में सिर्फ एक सीट पर आकर अटक गई बहुजन समाज पार्टी और 2024 के चुनावों में एक भी सीट लोकसभा में उन्हें नहीं मिली। 2019 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 10 सीटें उनको मिली। इस तरह से लगातार उनका ग्राफ गिरता रहा है, उठता रहा है, लेकिन लोग मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास और मायावती जी के पास एक पूरा वोट है, दलित वोट बैंक, जो 10 से 12% है, जो उनके साथ खड़ा हुआ है। हालांकि इस वोट में कुछ गिरावट हुई, बहुजन समाज पार्टी के वोट में से कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, कुछ हिस्सा जो चंद्रशेखर नई पार्टी बनी, नगीना से जो सांसद बने हैं उन्होंने जो अपनी आज़ाद पार्टी बनाई, उस पार्टी ने भी कुछ हिस्सा लिया, समाजवादी पार्टी को कुछ हिस्सा मिला और कुछ छोटे छोटे दल भी इसमें से आए, तो वोटों में उसके कमी आई है, जनाधार में कमी आई है। लेकिन अब भी माना जाता है कि मायावती अकेली दलित नेता हैं। वो पहली महिला दलित सीएम भी रही हैं उत्तर प्रदेश की, आपको पता। वो किसी से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार से डर के वो आजकल चुप रहती हैं या बीजेपी का साथ देती हैं, और इसलिए वो इंडिया गठबंधन का उन्होंने साथ नहीं दिया। भले ही मोदी सरकार का वो आलोचना करती रही हूँ, लेकिन वो आलोचना भी मुखर नहीं रही। और आज के भाषण में तो उन्होंने योगी सरकार की भी तारीफ की कि योगी सरकार ने जो काशीराम के स्मारक थे उनको रख रखाव का काम किया। दलित जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने उस पर काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव पर तो उन्होंने काफ़ी हमला बोला, बोले वो दोगले राजनीति करते हैं, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तब पीडीए उन्हें याद आता है। पीडीए की बात करते हैं, चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे स्वार्थी हैं, बिकाऊ हैं, जो ऐसे छोटे मोटे संगठन बना लेते हैं और अपनी दुकान चला लेते हैं। लाखों लोग वहाँ मौजूद थे, तो ये धमकी भी हो सकती है, धमक जो है उनकी दिखाई देती है। एक बड़ी चर्चा होती थी कि मायावती जी, एक ज़माना था कि उनकी सभाओं में मंच लगाया जाता था तो अकेली मायावती वहाँ पर होती थी। मैंने वो वक्त भी देखा कि उनके कमरे में केवल एक कुर्सी होती थी और सरकार के सारे अफसर खड़े रहा करते थे, या पार्टी के नेता, सांसद, विधायक भी उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती थी। आज के 2 मंच तो बनाए गए, लेकिन उस मंच पर मायावती जी के अलावा भी कुछ लोग थे, और उस पर एक और चेहरा था, वो था आकाश आनंद का, जो उनके भतीजे हैं। उनके साथ भी उनकी नोकझोंक चलती रही है, लेकिन आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे। जैसे काशीराम ने अपना जो वारिस कहना चाहिए वो मायावती को घोषित किया था, वैसे ही आज उन्होंने आकाश आनंद को वारिस घोषित कर दिया और कहा कि अब ये लड़ाई लड़ेगा और मैं इसका साथ दूंगी, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब ऑफिशियली एक सेकंड लाइन मिल गई है, जिसको लेकर मायावती पर हमेशा हमला होता था, हमेशा चर्चा होती थी कि बीएसपी में कोई सेकंड लाइन नहीं है। सेकंड लाइन क्या, दूसरा लीडर ही नहीं है, अकेली मायावती लीडर हैं। तो मायावती क्या, आकाश आनंद को पहले भी कुछ दिनों पहले उनको मौका दिया गया था, फिर उनसे वापस सारी ताकत छीन ली गई थी, नाराज हो गई थी मायावती जी, और अब फिर मान के बाद आकाश आनंद को आज फिर से पॉलिटिकल एंट्री मिल गई है, उस डायस पे जगह मिल गई है जहां मायावती खड़ी हैं। तो क्या आकाश आनंद उस लड़ाई को लड़ सकेंगे? वो नौजवान हैं, नई पीढ़ी का चेहरा है, नए तरीके से सोचने वाले लोगों में से बताए जाते हैं। सतीश मिश्रा भी वहाँ पर थे, उनके बेटे कपिल मिश्रा भी वहाँ पर थे, जो एक इकलौते विधायक हैं उमाशंकर, वो भी थे, उनकी भी तारीफ, उनकी चर्चा भी मायावती जी ने की। लेकिन क्या ये चेतावनी हो सकती है 2027 के लिए योगी सरकार को दलित वोट बैंक पर जो सेंध उन्होंने लगाई थी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उसमें क्या फिर से सेंध लगेगी? क्या वो वोट गिर सकता है? पीडीए की लड़ाई अकेले समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई से क्या नुकसान होगा? आजम खान की री एंट्री हो गई। आजम खान पर मायावती जी बोली कि मैं किसी से चोरी छुपे नहीं मिलती, अगर मिलना होता आजम खान से तो खुलेआम मिलती है, मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। लेकिन ये सवाल तो बरकरार है कि क्या वो मोदी सरकार से डरती हैं? आज भी उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की है, बीजेपी पर कोई ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन ये वार्निंग हो सकती है या अलार्मिंग बेल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए। आने वाले वक्त में क्या वो बहुजन समाज पार्टी किसी और दल के साथ गठबंधन करेगी, साथ चलेगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी, या फिर बीजेपी का भी साथ दे सकती है? हालांकि अभी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के खिलाफ उन्हें लड़ाई लड़कर ही अपना वोट बैंक बनाना है। 2027 की तैयारी
आकाश आनंद के लिए भी एक चैलेंज होगा, एक इम्तिहान होगा, एक परीक्षा होगी कि वो बहुजन समाज पार्टी को कैसे आगे ले जा सकते हैं। काशीराम के बाद ये बड़ा सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पूरी पावर मायावती जी के हाथ में, कंट्रोल में है। तो दलितों की जिस नेता ने बहुजन समाज पार्टी के लिए के साथ एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया, क्या आकाश आनंद उसको आगे ले जा सकते हैं? क्या बीएसपी फिर से राजनीति में एक दमदार तरीके से वापसी कर रही है? क्या उनका शो हिट होगा? ये सब अभी देखने के लिए है। लेकिन 9 साल बाद जिस तरह से मायावती ने हुंकार भरी है, वो हुंकार सबके लिए अलार्मिंग बेल हो सकती है, खासतौर से जो राजनीतिक दल मायावती के खिलाफ खड़े हैं या दलित वोट बैंक पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। देखते हैं मायावती जी की यह एंट्री। मायावती जी अकेले लड़ती हैं तो भी दमदार तरीके से लड़ती हैं। 2027 में क्या होगा, इस सब पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।